दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। इस एज का डिटेल्ड ओवरव्यू हमने अपनी लास्ट वीडियो में लिया था, जिसमें हमने इस एज की इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिस्कस किया था। उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं इस एज के लिटरेचर की तरफ। अगर इस सेज के लिटरेचर की बात करें तो इस सेज के लिटरेचर में हमें फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, न्यू एक्सपेरिमेंट्स और जो लिटरेरी टेक्निक्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वो सब देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर इस सेज के डोमिनेंट योनरा की बात की जाए तो वो फिक्शन था, और अगर फेमस फिक्शन राइटर की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं विलियम गोल्डिंग। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट, प्ले राइट और पोइट थे, और ये अपने वर्क्स में ह्यूमन की डार्क नेचर दिखाने की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक ऐवान छुपा है जो सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस की वजह से शांत है, और अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म हो जाएं तो हमारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। अपनी इसी बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने अपना पहला वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के टाइटल से 1954 में पब्लिश करवाया था। अच्छा, यहाँ मज़े की बात यह है कि ये नावल 21 पब्लिशर्स ने पब्लिश करने से रिजेक्ट कर दिया था, और ये फेमस भी अपने इसी वर्क की वजह से हैं। अगर इस वर्क की बात करें तो इसमें इन्होंने 6 से लेकर 12 ईयर्स के बच्चों की स्टोरी बताई है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बच्चों से भरा हुआ एक प्लेन क्रैश कर गया था और वो एक आइलैंड पर गिर गए थे। इस प्लेन में जो बच्चे थे वो तो सब बच गए थे, लेकिन जो पायलट था उसकी डेथ हो गई थी। फिर ये बच्चे ऐसे करते हैं कि उस आइलैंड पर खुद ही रहना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो ये बच्चे बहुत वेल मैनर्ड थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर की बुराई बाहर आना शुरू हो गई थी, और नावल के एंड तक ये मर्डरर भी बन गए थे। अपने इस वर्क में विलियम गोल्डिंग ने दिखाया है कि एक इंसान के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इनको इनकी लिटरेरी खिदमात की वजह से 1983 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सेकंड पर आते हैं इयान मैकियान। इनका जन्म 1948 में हुआ था और ये अभी तक जिंदा हैं। अगर इनके वर्क की बात करें तो इनके वर्क्स में हमें मोरालिटी, रिलेशनशिप, वार और साइंस वगैरह जैसी थीम्स नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो जैसे ही इन्होंने अपने पहले 2 नावल्स द सीमेंट गार्डन और द कंफर्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स पब्लिश करवाए थे तो इन्हें इयान मैकाबरे का टाइटल दे दिया गया था। इन्हें इयान मैकाबरे का टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके अर्ली नॉवेल्स में हमें डार्क, डिस्टर्बिंग और टैबू वगैरह जैसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अगर टैबू टॉपिक्स की बात करें तो ऐसे टॉपिक्स को बोलते हैं जिन्हें सोसाइटी बुरा समझती है, यानी कि जो इररेलेवेंट होते हैं। इनके भी जो ये वर्क है इनमें बहुत बुरे टॉपिक थे, जैसे कि इनका जो पहला वर्क है द सीमेंट गार्डन। इसमें इन्होंने एक फैमिली की स्टोरी बताई है, और साथ ही इसमें इन्होंने सिबलिंग्स के फिजिकल रिलेशन को दिखाया है। इनकी ऐसी थीम्स की वजह से इन्हें मैकाबरे का टाइटल मिला था। इसके अलावा अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क एंटोनमेंट की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये वर्क 2001 में पब्लिश हुआ था, और इसमें इन्होंने थीम ऑफ गिल्ट और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया है। थर्ड पर आते हैं किंग्सले एमिस। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट, पोइट, क्रिटिक और टीचर थे, और इसके साथ साथ ये एंग्री यंग मैन नामी एक मूवमेंट के मेंबर भी थे। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट की शुरुआत 1950s में हुई थी, और इस मूवमेंट में जो ब्रिटिश राइटर्स थे वो सोसाइटी में मौजूद क्लास सिस्टम की वजह से बहुत गुस्से में थे, और इसी क्लास सिस्टम से तंग होकर उन्होंने अपने वर्क्स में कॉमन लोगों की स्ट्रगल और रिलेशनशिप के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने वर्क का सारा फोकस अपर क्लास से हटाकर लोअर क्लास की तरफ शिफ्ट कर दिया था। और अगर इस मूवमेंट के मेन पर्पस की बात करें तो इस मूवमेंट का मेन पर्पस वर्किंग क्लास लोगों की लाइफ में चेंज लाना था। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो ये अपने नावल लकी जिम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये नावल 1954 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क में इन्होंने जिम नामी एक लेक्चरर की स्ट्रगल के बारे में दिखाया है कि वो अपनी जॉब बचाने के लिए अपने बॉस को खुश करने में लगा रहता था, लेकिन उसकी एक कोशिश बेकार जाती है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर एंड पर उसे एक अच्छी सी जॉब मिल गई थी। फोर्थ पर आती हैं एंजेला कार्टर। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक थी, जिनका लाइफ स्पैन 1940 से 1992 तक था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन इन्हें किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इसलिए इन्होंने साथ साथ वर्क लिखना भी शुरू कर दिए थे, और फिर फेम मिलने के बाद इन्होंने जर्नलिज्म को छोड़ दिया था।
इसके अलावा अगर इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इन्होंने दूसरी फीमेल राइटर्स की तरह अपने वर्क्स में वुमेन को कमज़ोर और डिपेंडेंट नहीं दिखाया, बल्कि इन्होंने अपने वर्क्स में वुमेन को क्लेवर, इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाकर पोर्ट्रे किया है। इसके अलावा अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क द ब्लडी चैम्बर और अदर स्टोरीज की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क 1979 में पब्लिश हुआ था और ये 10 शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन है। फिफ्थ पर आती हैं डोरिस लेसिंग। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट थी और इनका लाइफ स्पैन 1919 से 2013 तक था। अगर इनके लिटरेरी कैरियर की बात करें तो इन्होंने 1915 में अपना पहला वर्क द ग्रास इज सिंगिंग के टाइटल से पब्लिश करवाया था। अपने इस वर्क में इन्होंने कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म के इफेक्ट्स दिखाए हैं। इस वर्क में इन्होंने मैरी टर्नर नामी एक वुमेन की स्टोरी दिखाई है कि एक वाइट वुमेन है और इसकी शादी डिक टर्नर नामी एक बंदे से हो गई थी। अब इन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते थे तो ये मैरी अपना गुस्सा अपने एक ब्लैक सर्वेंट जिसका नाम मोजिज है उस पर निकालती थी। कुछ टाइम तक तो ये सब ऐसे ही चलता रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो मोजिज है ये तंग आ गया था और इसने तंग आकर मैरी का मर्डर कर दिया था। अपने इस वर्क में इन्होंने ब्लैक लोगों की स्ट्रगल के बारे में दिखाया है कि कैसे हर कोई उन पर जुल्म करता था। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क द गोल्डन नोटबुक की वजह से फेमस हैं और इन्हें भी इनकी लिटरेरी खिदमात की वजह से 2007 में नोबेल प्राइज मिला था। लास्ट पर आते हैं एंथनी बर्जेस। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट, क्रिटिक और कंपोजर थे और ये अपने वर्क्स में मौजूद फ्री विल और मोरालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 33 नावल्स लिखे थे और ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क अ क्लॉकवर्क ऑरेंज की वजह से फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1962 में पब्लिश करवाया था और ये नावल एक डिस्टोपियन नावल है। अगर डिस्टोपियन वर्क की बात करें तो एक ऐसे वर्क को बोलते हैं जिसमें ऐसी सोसाइटी दिखाई जाती है जो कि ओप्रेसिव होती है और क्रूअल होती है। अपने इस वर्क में इन्होंने भी ऐसी सोसाइटी दिखाई है जिसमें हर तरफ जुल्म हो रहा था और जिसमें कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। ये था कुछ इस एज की फिक्शन के बारे में। अब चलते हैं इस एज के ड्रामा की तरफ। अगर इस एज के फेमस ड्रामेटिस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं हैरोल्ड पिंटर। ये एक ब्रिटिश प्ले राइट, डायरेक्टर और एक्टर थे और ये अपने शॉर्ट डायलॉग और लॉन्ग पाजेस की वजह से जाने जाते हैं। ये अपने वर्क में पाजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मीन्स के एक लाइन बोलते थे और फिर थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते थे। इसी वजह से इन्हें पिंटरेस्ट का टाइटल भी दिया गया था। इसके अलावा अगर इनके वर्क्स की बात करें तो इन्होंने अपने वर्क्स में ह्यूमन राइट के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है और साथ ही यूएस को वियतनाम और इराक पर हमला करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क द बर्थडे पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1957 में पब्लिश करवाया था। अपने इस वर्क में इन्होंने स्टैनली नामी एक बंदे की स्टोरी बताई है कि उसे दो बंदे परेशान करते हैं, लेकिन इस वर्क में इन्होंने ये वजह नहीं बताई कि उसे वो बंदे परेशान क्यों करते हैं। इसके अलावा इन्हें भी इनके लिटरेरी खिदमात की वजह से 2005 में नोबेल प्राइज मिला था। सेकंड पर आते हैं टॉम स्टूपर्ड। इनका जन्म 1937 में सीजेच में हुआ था, लेकिन बाद में 1946 में ये ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए थे। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो इनके वर्क्स में हमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ, विट और वर्ड्स का शार्प यूज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये अपने वर्क आर्काडिया की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अपने इस वर्क में इन्होंने 2 स्टोरीज बताई हैं। इसके पहले पार्ट में इन्होंने 1809 की स्टोरी बताई है कि एक 13 साल लड़की है थोमेसिना जो मैथ में काफ़ी एक्सपर्ट है, लेकिन उसके आइडियाज़ उस टाइम के लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। फिर 1993 में जब वैलेंटाइन नामी एक बंदा उसके घर जाता है और उसके कंप्यूटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका मैथ का नॉलेज बहुत एडवांस था और वो अपने टाइम से बहुत आगे चल रही थी। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इन्हें 1997 में नाइट का टाइटल दिया गया था और उसके बाद से इन्हें सर टॉम स्टूपर्ड कहना शुरू कर दिया गया था। थर्ड पर आते हैं जॉन आर्डन। ये एक ब्रिटिश प्ले राइट, नावलिस्ट और एसेइस्ट थे और इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत एक प्ले राइट के तौर पर की थी। लेकिन उस टाइम प्लेज में ऐसे होता था कि जो थिएटर्स वगैरह होते थे उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे और सब प्ले राइट्स के लिए उन रूल्स को फॉलो करना लाजमी होता था। लेकिन जो ये जॉन आर्डन है ये अपने वर्क में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने 1975 में अपना फोकस ड्रामा से नावल की तरफ शिफ्ट कर लिया था।
और नावल में इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बिना किसी डर के लिखा है, लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि इन्हें फेम एज अ प्ले राइट के तौर पर मिली थी। अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने प्ले सर्जेंट मस्करेव्स डांस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1959 में पब्लिश करवाया था और ये एक एंटी वार प्ले है। एंटी वार प्ले एक ऐसे प्ले को बोलते हैं जिसमें वार के नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाया जाता है कि वार की वजह से क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हुई हैं। अपने इस वर्क में भी इन्होंने वार्स और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पर क्रिटिसाइज किया है। लास्ट पर आते हैं डेविड है। ये अपनी लाइफ में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस पर क्रिटिसाइज करने की वजह से जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क स्काईलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क 1995 में पब्लिश हुआ था और इस वर्क में इन्होंने दो पुराने लवर्स टॉम एंड कायरा की एक दिन की स्टोरी दिखाई है कि ये दोनों काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ये तो कुछ इस सेज के ड्रामा के बारे में। अब चलते हैं इस सेज की पोइट्री की तरफ। अगर इस सेज के फेमस पोइट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं फिलिप लार्किन। ये एक इंग्लिश पोइट और नावलिस्ट थे और 1943 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल में एज अ लाइब्रेरियन काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये बहुत शर्मीले थे और पार्टीज और गैदरिंग्स वगैरह में नहीं जाते थे। इवन के इन्हें 1984 में पोइट लॉरिएट का ओहदा भी दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने सोचा था कि पोइट लॉरिएट बनने के बाद इन्हें लोगों से मिलना पड़ेगा तो इन्होंने पोइट लॉरिएट बनने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा अगर इनकी पोइट्री की बात करें तो ये अपनी पोइट्री सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे और इनकी पोइट्री में हमें ज़्यादातर पासेज ऑफ टाइम, लोनलीनेस और डेथ वगैरह देखने को मिलती है। इसके अलावा ये अपने वर्क द विटसन वेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क 1964 में पब्लिश हुआ था और ये पोएम्स की एक कलेक्शन है। इस वर्क में जो स्पीकर है वो एक ट्रेन का सफ़र कर रहा है और हर स्टेशन से कोई एक न एक न्यूली मैरिड कपल इस ट्रेन पर सवार हो जाता है। तो ये स्पीकर ऐसे करता है कि उन न्यूली मैरिड कपल के बारे में अपने वर्क्स में लिखता है। सेकंड पर आते हैं टेड हॉग्स। इनका शुमार 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स में से होता है और इन्हें एंटी रोमांटिक पोइट भी बोलते हैं। एंटी रोमांटिक पोइट इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपने वर्क्स में नेचर की डार्क साइड को दिखाया है। इनका मानना था कि जो नेचर है वो दूसरी चीज़ों की डेथ की वजह से चलती है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते थे कि जो एक शेर है उसे अगर जिंदा रहना है तो वो हिरन को खाएगा और अगर हिरन को जिंदा रहना है तो वो घास वगैरह खाएगी। इनका कहना था कि नेचर इसी तरह चलती है, ये एक दूसरे को देखकर जिंदा नहीं रह सकते कि हिरन कितनी प्यारी है, ये शेर कितना प्यारा है। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो 1984 में जब फिलिप लार्किन ने पोइट लॉरिएट बनने से इनकार कर दिया था तो इन्हें पोइट लॉरिएट बना दिया गया था और ये 1998 तक यानी कि अंटिल हिज डेथ पोइट लॉरिएट रहे थे। इसके अलावा अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क द हॉक इन द रेन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1957 में पब्लिश करवाया था। यह वर्क पोएम्स की एक कलेक्शन है और अपने इस वर्क में इन्होंने हॉक नामी एक परिंदे की स्ट्रगल दिखाई है कि वो हार नहीं मान रहा और तेज तूफान में भी उड़ रहा है। लास्ट पर आते हैं J.H. प्राइन। ये एक ब्रिटिश पोइट थे और ये अपनी पोइट्री में कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करते थे जिसकी वजह से इनके वर्क्स को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये अपनी पोइट्री में आर्केक वर्ड्स का यूज़ करते थे। आर्केक वर्ड्स की अगर बात की जाए तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो कि पहली एजेस लाइक एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन्स वगैरह के टाइम पर यूज़ होते थे। इसी वजह से हमें इनके वर्क्स में एम्बिग्विटी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनका मानना था कि पोइट्री वगैरह में इमोशनल लैंग्वेज यूज़ करने की बजाय हमें इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपनी पोएम्स की कलेक्शन द वाइट स्टोन्स की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1969 में पब्लिश करवाया था और इसमें भी इन्होंने क्लियर स्टोरीज बताने की बजाय सेंस ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट की है। ये था कुछ पोस्ट मॉडर्न एज के लिटरेचर के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।